हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। हाँ जी बच्चों, सीएस स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो है। तो सीएस स्टूडेंट्स, आपके एग्ज़ाम चल रहे हैं। मुझे पता है बहुत मुश्किल हो रही है, बहुत डर लग रहा है। आपके कुछ पेपर हो चुके होंगे, अभी आप इन बिटवीन होंगे, और मैं बताने जा रहा हूँ आज कि टैक्स के एग्ज़ाम को 2 दिन के अंदर कैसे इसको मैनेज करना है। आप लोग 14th को, जो मैं जनरली आज मैं बात करने वाला हूँ, वो उन बच्चों के लिए बात करने वाला हूँ जो एक ही मॉड्यूल देने जा रहे हैं, मॉड्यूल 1। तो जिन बच्चों ने मॉड्यूल 1 देना है, उन बच्चों को मैं बताने जा रहा हूँ कि कैसे टैक्स एग्ज़ाम को उनको टारगेट करना है, उस 2 दिन को कैसे मैनेज करना है, ठीक है, किस चीज़ में क्या कैसे पढ़ेंगे, ठीक है, और किसकी कितनी इंपॉर्टेंस है, उसके हिसाब से मैं आपको आज बताने वाला हूँ। सो आपको समझ तो आई गया मैं क्या बताने वाला हूँ, तो वीडियो को लाइक करो पहले से ही, है ना। चलो, अब मुझे बताना कि खुद सोच के बताना कि सीएस एग्जीक्यूटिव टैक्स एग्ज़ाम ओएमआर बेस्ड अगर है तो आपका एग्ज़ाम किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक से आ सकता है। बताओ, आ सकता है या नहीं आ सकता है। ये थोड़ी ना है कि मान लो किसी पर्टिकुलर हेड में से आएगा, सैलरी में से ही आएगा क्वेश्चन, या किसी 2-3 चैप्टर को छोड़ जाए। मेरे से कई बार बच्चे सवाल करते हैं, सर मैं अगर ये चैप्टर छोड़ जाऊँ तो क्या मैं पास हो जाऊँगी या हो जाऊँगा। ऐसा नहीं है बेटा। आप कोई भी चैप्टर को छोड़ोगे, आप समझ लो 2 से 3 क्वेश्चन उस चैप्टर में से आने ही आने हैं। 100 नंबर का एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है ये। तो एमसीक्यू बेस्ड जब 100 नंबर के बनने हैं, वो किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक में से 1 या 2 क्वेश्चन निकाल के दे ही देंगे। और मैं आपको ये बात बता दूं, कई बार ऐसा होता है कि आप लोग पेपर करते हो और करते वक्त आपको, जब सॉल्व करते वक्त आपको ऐसा लगता है कि जो टॉपिक आपने बहुत अच्छे से पढ़ा था, उसका कोई ऐसा हार्ड क्वेश्चन आ गया जो आपसे सॉल्व ही नहीं हो रहा। और कई बार ऐसा होता है जो बहुत ही ऑर्डिनरी सा टॉपिक था और आप वो रिवाइज नहीं करके गए और उसका बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन आ गया, और क्योंकि आप रिवाइज नहीं करके गए, आपको पढ़ा नहीं आपने, तो बस प्रॉब्लम्स हो गई। तो इसलिए हम लोग रिवीजन किसी की भी नहीं छोड़ सकते। तो अगर आपने याद सब कुछ किया है, रिवाइज भी आपको सब कुछ करना होगा, ठीक है। तो सीएस एग्जीक्यूटिव के हम बात कर रहे हैं मॉड्यूल 1 पेपर नंबर 4 टैक्स लॉज की। और आप लोग जानते हैं आपका जो सीएस एग्जीक्यूटिव का ये जो टैक्स लॉ का पेपर है वो 17 अगस्त को है। तो 17 अगस्त को टैक्स का पेपर है, मैं आपको बता देता हूं। 17 अगस्त को आपका टैक्स का एग्जाम है, और 14 अगस्त को आपका SBEC सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटी, है ना, सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटी एंड क्लोजर, ये आपका एग्जाम है 14 को। फिर इसके बाद 15 और 16 आपकी हो गई लीव्स, छुट्टी, ठीक है। और इस एग्जाम के बाद आपका 17 को एग्जाम होगा। इज दैट क्लियर। तो आप लोग देख रहे हो कि आपके जो एग्जामिनेशन डेट्स हैं वो किस तरीके से आपकी बनाई गई हैं, ठीक है। नाउ एवरीवन ध्यान से देखना। अब आपको पता है आपके जो 14 को जो एग्जाम होगा, 14 को जो एग्जाम होगा, मैं फिर से बता रहा हूं, मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूं जो लोग सिर्फ एक ही मॉड्यूल दे रहे हैं, मॉड्यूल 1, ठीक है। अब 14 को अगर आप एग्जाम दे के आते हो SBEC का, ठीक है, और 10 बजे से लेके 1 बजे तक आपका एग्जाम है, यस या नो, बिल्कुल ठीक बात है सर। आफ्टर अराउंड 1 बजे के बाद आप घर पहुंचते हो, करीब अराउंड 2 बजे के आसपास आप घर पहुंच जाते हो, ठीक है। होम आप 2 बजे पहुंच जाते हो, आपको रेस्ट भी चाहिए, आपको कुछ खाना भी है, लंच भी करना है। तो मेरे ख्याल से आपको रेस्ट करके एक ही बारी 6 बजे उठना चाहिए और पढ़ने के लिए बैठना चाहिए, ठीक है। अब आप 6 बजे पढ़ने के लिए अगर आप बैठते हो तो सर क्या टॉपिक पहले उठाएं? वो टॉपिक पहले उठाओ जो टॉपिक आपको लगता है कि मेरे को बहुत अच्छे से आता है। जैसे आप लोग जानते हो कि टैक्स लॉज 2 हिस्सों में डिवाइडेड है, एक है इनकम टैक्स और एक है जीएसटी एंड कस्टम्स, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि जीएसटी एंड कस्टम्स ज्यादा इजी है आपके लिए, तो आप पहले वो उठा लो। उसका रीजन ये है कि जो चीज आप पहले कर लोगे, जब आपको उसमें कॉन्फिडेंस है, तो आपको उम्मीद होगी कि हाँ मुझे उसके आंसर्स बाद में भी आते ही होंगे। सो आप लोग, मैं चाहता हूं कि रिवीजन आप उसकी पहले करो। अगर आपको लगता है आपका इनकम टैक्स ज्यादा बेटर है, तो आपको इनकम टैक्स से स्टार्ट करना चाहिए। इज दैट क्लियर। तो इनकम टैक्स से स्टार्ट करो या जीएसटी एंड कस्टम से, कहीं ना कहीं एक से तो स्टार्ट करना ही है। तो आपको शुरुआत एक सब्जेक्ट को पहले खत्म करना है। ये 2 अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं दोस्तों। पहले इनकम टैक्स को उठाते हो तो जीएसटी कस्टम को बाद में उठाएंगे, पहले जीएसटी कस्टम को उठाते हो तो इनकम टैक्स को बाद में उठाएंगे। चलो, मैं उम्मीद करता हूं कि ज़्यादातर बच्चों को शायद
मेरे को चांसेस नज़र आते हैं कि इनकम टैक्स इतना वास्ट है, बच्चा वो बाद में उठाना चाहेगा, जीएसटी एंड कस्टम को पहले उठाना चाहेगा शायद। मैं अपने अंदाजे से बोल रहा हूँ, ज़्यादा अगर बच्चों की ये सोच होगी, किसी की नहीं भी सोच होगी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो मैं आपको टाइमिंग दोनों के हिसाब से बताने वाला हूँ। तो अगर आप जीएसटी एंड कस्टम के साथ स्टार्ट करते हो 6 बजे से, तो आपका क्या टारगेट होना चाहिए, किस किस तरीके से कितना टाइम देना चाहिए। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से किसको कितना टाइम देना चाहिए, ठीक है। तो देखो, आप लोग जानते हैं इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर जो हमारे 50 मार्क्स का सिलेबस है, 50 मार्क्स का जो ये सिलेबस है, ये इसमें जीएसटी और कस्टम्स दोनों है ना। तो जीएसटी जो है उसमें कितना टाइम देना है, तो जैसे मैंने कुछ चैप्टर्स के नाम और उसके साथ में आर्स लिखे हुए हैं, ठीक है। मैं एक बारी डिक्टेट कर रहा हूँ, बट अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए होगी तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। चलो, इंट्रोडक्शन 1 घंटा हमें इंट्रोडक्शन चैप्टर में लग जाएगा, जिसके अंदर हम बहुत सारे इंट्रोडक्शन वाले टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं। जीएसटी होता क्या है, एडवांटेजेस ऑफ जीएसटी, डिसएडवांटेजेस, जेनेसिस, जीएसटी की शुरुआत कहाँ से हुई थी, है ना, डेफिशिएंसीज क्या रही हैं पुराने वैट सिस्टम के अंदर, फिर कौन कौन से टैक्सेस को डिलीट करके जीएसटी आया है। तो ये सब बातें हमने इंट्रोडक्शन चैप्टर में पढ़ी थी, जिसमें तकरीबन 1 घंटा लग जाएगा रिवाइज करने के लिए, ठीक है। सप्लाई चैप्टर 7 और 8 सेक्शन लगाया जाता है, जिसमें 1 घंटा कम से कम लग जाएगा, जिसमें हम लोग कॉम्पोजिट और मिक्स सप्लाई और सेक्शन नंबर 7 याद है ना, डीम सप्लाई वगैरह ये सब बात पढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 3 चार्ज ऑफ जीएसटी, जिसमें हम लोग कॉम्पोजिशन स्कीम और चार्जिंग सेक्शन 9 की बात करते हैं, ठीक है। तो इसमें तकरीबन 2 घंटे आपको लग सकते हैं, ठीक है, क्योंकि कॉम्पोजिशन स्कीम काफ़ी लंबा चौड़ा है, उसमें बहुत सारी बातें होती हैं रिवाइज करने के लिए, प्लस सेक्शन 9 में भी कुछ बातें हैं जो आपको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। तो मैंने इस चैप्टर पे बहुत ज़्यादा फोकस डाला है। इसके बाद चैप्टर 4 एग्जेम्पशंस, सेक्शन 11 सिर्फ सिंपल रीडिंग देनी होती है, हाफ एन आवर इज़ एनफ। 5A टाइम ऑफ सप्लाई, जिसमें 12 और 13 सेक्शन पढ़ते हैं, 1 घंटा इज़ एनफ। हाँ, इंपॉर्टेंट है, 2 क्वेश्चन इससे भी उम्मीद करेंगे, बट आसान है। वैल्यू ऑफ सप्लाई 15 सेक्शन, ये भी 1 घंटा आपको लग जाएगा, और इसके अंदर वैल्यूएशन रूल्स भी आपको देने हैं, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, इंक्लूडिंग वैल्यूएशन रूल्स, ठीक है। तो इसमें वैल्यूएशन रूल्स लिखवाए गए थे, वो भी आपको पढ़ना है ध्यान से। इंश्योरेंस कंपनी में क्या होता है, मनी एक्सचेंज वाली सर्विसेज में क्या होता है, एयर ट्रैवल एजेंट के लिए क्या होता है, वो वाली बात है, ठीक है। फिर हम लोगों ने पढ़ा था इनपुट टैक्स क्रेडिट 16, 17, 18 सेक्शन, ये तकरीबन 2 घंटे लग जाएंगे, लंबा चौड़ा टॉपिक है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन 22 से लेकर 30 सेक्शंस, और इसमें आपको 1 आवर लग जाएगा। टैक्स इनवॉइस 31 से 34, इसमें भी आपको 1 आवर लग जाएगा। पेमेंट ऑफ टैक्स 49 एंड 50, बहुत छोटा सा सेक्शन है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर और इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर के बारे में जो बात करते हैं वो इसी चैप्टर के अंदर बात करते हैं, तो हाफ एन आवर इज़ एनफ। रिटर्न्स सेक्शन 37 से 48, जिसमें बहुत सारे GSTR 1, 2, 3 इन सब के बारे में बात की जाती है, तो वो उसमें तकरीबन 1 घंटा लग जाएगा। चेंज इन रेट जो है, चेंज इन रेट सेक्शन नंबर 14, आधा घंटा आपको चाहिए होगा, आपको याद होगा वो मैंने 3 भाइयों की कहानी लिखवाई थी, बिल्कुल वैसे ही करना है। ISD सेक्शन 19, 20, 21, आधा घंटा इज़ एनफ। अकाउंटिंग एंड रिकॉर्ड्स 35 एंड 36 सेक्शन, ये भी आधा घंटा इज़ एनफ। ओवरव्यू ऑफ IGST, SGST, UTGST 1 आवर। और फॉर्म्स के टाइप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 से 3 नंबर के हर बार आ जाते हैं फॉर्म्स के टाइप्स, ठीक है। GST के क्या टाइप ऑफ फॉर्म्स हैं, इनकम टैक्स के अंदर फॉर्म्स क्या हैं, ITR 1, 2, 3, GST के रिटर्न्स, GST की पेमेंट, GST के कॉम्पोजिशन स्कीम के अलग फॉर्म्स होते हैं, ठीक है, रजिस्ट्रेशन के अलग फॉर्म्स होते हैं। तो वो फॉर्म्स एक बार ही देख लेना, और ये फॉर्म्स के जो टाइप्स हैं वो भी मैंने अपने टेलीग्राम चैनल में डाला हुआ है, आपको मिल जाएगा। आगे आ जाओ। अब इस टाइम को यूटिलाइज कैसे करना है। सर, हमें पता है कि हमारे पास टोटल 2-2.5 दिन है ना, तकरीबन 2.5 दिन है, क्योंकि हम लोग शाम को 6 बजे हमें स्टार्ट करना है, 10 से 1 आप 1 बजे तक पेपर दे के आओगे SBEC का। पेपर देने के बाद आपके पास जो गैप होगा उसको यूटिलाइज करो एक रेस्ट के लिए, प्लस आप अपना उसको अपना को फूड खाने के लिए आपको चाहिए होगा टाइम, तो मेरे हिसाब से वो रेस्ट के लिए रखो, और तकरीबन आपको 5 घंटे का रेस्ट, और 6 बजे आपको क्लास स्टार्ट कर दो, आप पढ़ना स्टार्ट कर दो, ठीक है। अब इससे पहले अगर आप चाहते हो कि नहीं सर हमें नींद नहीं आ रही, तो आप उससे पहले भी स्टार्ट कर सकते हो, तो ऑब्वियसली आपका टाइम पहले ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो अब मैंने टाइमिंग कुछ थोड़ा सा एग्रेसिव टाइमिंग्स हैं, बट देखो ऑप्शंस नहीं है। अगर आपको पूरा टैक्स सिलेबस कवर करना है तो ये एक अच्छा मौका है। इस बार 15 अगस्त की वजह से एक एक्स्ट्रा छुट्टी मिल रही है, अगर नहीं होती तो ज़्यादा दिक्कत होती, ठीक है। तो प्लीज़ इसको अच्छे से यूटिलाइज़ किया जाए। 6
6 बजे बैठे हो 10 बजे तक, तकरीबन देखो एक बंदे की कैपेसिटी पढ़ने की 3 से 4 घंटे इज़ एनफ। 4 घंटे आप पढ़ सकते हो एट अ स्ट्रेच, ठीक है। आप 4 घंटे 4.5 घंटे इतना स्ट्रेच ले सकते हो, इससे ऊपर आप नहीं ले सकते, कुछ समझ में नहीं आएगा क्या हो रहा है, ठीक है। तो 6 से 10 आप 4 घंटे लगातार बैठो, ब्रेक लो, ब्रेक लेने के बाद 10:30 बजे फिर अपना ब्रेक लेना, मतलब डिनर का ब्रेक हो गया, 10:30 से लेके 3 बजे फिर 4.5 घंटे लगातार आपने क्लास पढ़ना है, ठीक है, टॉपिक पढ़ने हैं। देखो मैंने आपको ये जो जीएसटी का लिखवाया है, इस टोटल जीएसटी का पता है कितना टाइम लगता है? 16 आवर्स, 16 घंटे में आप जीएसटी कवर कर सकते हो अगर मेरे प्लान के हिसाब से आप चले तो, ठीक है, पूरा 16 घंटे में, ठीक है। और कस्टम लॉ 3 घंटे में, टोटल 19 घंटे के अंदर आप जीएसटी और कस्टम दोनों को निपटा सकते हो, ठीक है, रिवीजन को। और ऑब्वियसली अमेंडमेंट्स के साथ पढ़ना है सब कुछ, अमेंडमेंट्स जहाँ जहाँ थे उसको अच्छे से पढ़ना है साथ साथ, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसको टाइमिंग को यूटिलाइज कैसे करें, इस 19 घंटे को 6 से 10 आप 4 घंटे पढ़े, 10:30 से 3 आप 4.5 घंटे पढ़े, फिर आप सो गए, सोने के बाद सुबह 9:30 बजे फिर आप उठते हो, 9 बजे आप उठते पहले हो, खाना वाना ब्रेकफास्ट करने के बाद आप 9:30 से लेके 1 बजे तक आपको 3.5 घंटे का टाइम देना होगा, फिर एक लंच रखेंगे, फिर 1.5 से 5.5 4 घंटे का जीएसटी कंप्लीट। आप यहाँ पे देखोगे तो 16 घंटे कंप्लीट हो जाएंगे। अब यहाँ पे एक टी ब्रेक लेकर आप देखो, अब चाय वगैरह का ब्रेक रखो अपने लिए, कॉफ़ी ब्रेक रखो, 6 से लेके 9 3 घंटे लगातार कस्टम लॉ ओवर। कस्टम लॉ में 3 घंटे इज़ मोर देन एनफ, ठीक है। इसके बाद आपके एक डिनर हो जाएगा, डिनर के ब्रेक लेने के बाद 10 से लेके 2 बजे तक लगातार 4 घंटे। अच्छा, मैंने 2 बजे तक मैं स्लॉट क्यों खींचता हूँ? देखो इसका रीज़न है, 2-3 बजे तक मैं तो जागता था, मेरा टाइम है पढ़ने का रात का। जो लोग सुबह पढ़ना चाहते हैं वो लोग इसी टाइम को यूटिलाइज करके सुबह का टाइम यूज़ कर सकते हैं। मतलब अगर मैंने 10:30 से 3 लिखा है, आप लोग 10:30 सो जाओ और सुबह 4 बजे उठ जाओ, वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि उसके बाद मेरी शुरुआत कहाँ से करी है? 9:30 से, और मैं आपको 4 बजे उठाने की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो जो लोग मॉर्निंग में उठना पसंद करते हैं तो वो मॉर्निंग में उठेंगे, इज दैट क्लियर? बट मैं कैसा था, मैं नाइट में पढ़ता था, ठीक है। सबके अपने अपने तरीके होते हैं पढ़ने के। तो 10 बजे आप अपना डिनर करने के बाद इंट्रोडक्शन चैप्टर स्टार्ट कर दो, इनकम टैक्स का, रेजिडेंशियल स्टेटस स्टार्ट कर दो, सैलरी खत्म करो, हाउस प्रॉपर्टी, अदर सोर्सेज, क्लबिंग एंड सेट ऑफ। ये छोटे छोटे चैप्टर्स हैं। सैलरी थोड़ा सा बड़ा है इसके अंदर, बाकी सब छोटे छोटे चैप्टर हैं। 4 घंटे मोर देन इनफ, खत्म करो। आपका टारगेट है ये, आपको इसी टाइम के अंदर खत्म करना है। अगर आप चाहते हो कि सारा रिवाइज भी हो जाए, आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाए, ठीक है, सारा रिवाइज चाहते हो तो आपको इतने टाइम में करना होगा, ठीक है। इसके अलावा 9 बजे सुबह 9 बजे उठ के 16 अगस्त की बात हो रही है, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, एग्जेम्पशंस, डिडक्शंस, एग्रीकल्चर इनकम, तकरीबन 4 घंटे का ये टाइम मैं आपको दे रहा हूँ। पीजीबीपी कैपिटल गेन जिसमें काफ़ी थ्योरी होती है, बट हाँ पढ़ना तो सब कुछ है, तो छोड़ना कुछ भी नहीं है। पीजीबीपी कैपिटल गेन और डिडक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको भी आपको रीडिंग करनी है। रीडिंग करने के लिए मैंने आपको 4 आवर्स दिए हैं, 4 आवर्स मेरे ख्याल से काफ़ी है, ठीक है, रिवीजन करने के लिए। इसके बाद आप 2 से लेके 6 बजे, फिर क्या ब्रेक हो गया, लंच ब्रेक हो गया आपका 2 से 6, आप टीडीएस, टीसीएस, एडवांस टैक्स, एएमटी, मैट, फाइलिंग ऑफ रिटर्न, इंटरेस्ट, पेनल्टी, असेसमेंट प्रोसीजर, ये सारे टॉपिक्स आपको कवर अप करने हैं, ठीक है। फिर इसके बाद आपके एक ब्रेक हो गया और फिर 7 से 10 3 घंटे के इस टाइम के अंदर आपको इनकम टैक्स कंप्लीट करना है, जिसमें असेसमेंट ऑफ अदर एंटिटीज आ जाएगा, चैरिटेबल ट्रस्ट, कोऑपरेटिव सोसाइटी, इसके अलावा एओपी, बीओआई, सेटलमेंट कमीशन, टैक्स डिपार्टमेंट, एजुडिकेटिंग अथॉरिटी, अपील्स, रिविजन्स, वो सारे टॉपिक जो आपके एक्स्ट्रा टॉपिक जो नीचे हम लोग अलग से करते हैं, वो वाले टॉपिक आपको करने हैं। सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कोई भी टॉपिक आप छोड़ नहीं सकते, सब कुछ रिवाइज करना है। ये टॉपिक मैंने एंड में क्यों लिया, क्योंकि ये ज़्यादा थियोरेटिकल हैं, याद कम रहते हैं, तो मैंने इन टॉपिक्स को बिल्कुल आखिरी में रहा ताकि दिमाग में फ्रेश रहे। 7 से 10 इनकम टैक्स ओवर, 10 बजे आप इनकम टैक्स ओवर करके आपका सिलेबस पूरा निपट जाना चाहिए। मतलब आपको रात को आपका सिलेबस 10 बजे ओवर हो जाना चाहिए। ये आपका टारगेट है कि 16 तारीख को रात को मेरा 10 बजे सारा सिलेबस ओवर हो चुका है विद अच्छे से रिवीजन, सब कुछ मैंने कर दिया, ठीक है। यहाँ तक कॉन्फिडेंस आने के बाद अब आपने 11 से 2 क्या करना है, 11 से 2 डिनर ब्रेक होने के बाद 11 से 2 फिर बैठना है। हाँ ऑब्वियसली जो लोग सोना चाहते हैं सो जाएं, सुबह उठ जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं फिर से बता रहा हूँ, 11 से 2 आपको क्या करना है, आपको अमेंडमेंट्स पढ़ने हैं। क्या पढ़ने हैं? अमेंडमेंट्स। बेटा याद रखेंगे, अमेंडमेंट्स में से एग्जाम में कम से कम 25 से 30 नंबर का पेपर आएगा, तो अमेंडमेंट्स ज़रूर करने हैं, कोई अमेंडमेंट नहीं छोड़ेगा। इनकम टैक्स के, जीएसटी के जितने भी अमेंडमेंट्स हैं, एक बारी उसको रीडिंग देनी है। 3 घंटे मैं चाहता हूं कि आप लोग इस अमेंडमेंट्स की तरफ बहुत ही अच्छे से एक बारी फिर से रीडिंग करें कि क्या क्या पिछले कुछ टाइम में अमेंडमेंट्स आए थे, यानी फाइनेंस एक्ट 2020 में क्या आए थे, और नोटिफिकेशंस वाली जो अमेंडमेंट्स थी जो बनाई गई होगी वीडियो के अंदर, वो सब आपको देखनी है।
ठीक है, वो एक बारी आपको पढ़ना है। इज दैट क्लियर? दिस इज इनफ। तो मेरे हिसाब से आप लोग अच्छे से रेडी हो गए होंगे। अगर आप लोग ये सोच रहे हो सर अब पिछले सालों के पेपर जो भी करने थे वो पहले ही करके बैठने थे, अब आप नहीं करना चाहिए। अब आपको करने का फायदा नहीं, क्योंकि अब एमसीक्यूज करने जा रहे हो, और एमसीक्यूज के लिए आपको तैयारी किस चीज की करनी है? सब्जेक्ट की, नॉलेज की। ये नॉलेज हो जाएगा ना तो एमसीक्यूज आसान रहेंगे। एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने से एमसीक्यूज नहीं आएंगे। मैं फिर से बता रहा हूं, एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने से एमसीक्यूज नहीं आएंगे। आपको एमसीक्यूज तभी आएंगे जब आपको सब्जेक्ट की नॉलेज होगी, आपने हर चीज पढ़ी होगी, तो आपको आता होगा वहां पर एग्जाम के अंदर। समझ में आ गई बात? मैंने ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाना चाहता हूँ, सिर्फ इतना ही बताना चाहता हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। आप लोग प्लीज़ पढ़ाई पर ध्यान दो, और कोई भी दिक्कत हो तो मुझसे बात कर सकते हो। मेरा फ़ोन नंबर सब लोग जानते ही हैं, 9971975529। वैसे मैं टेलीग्राम पे भी हूँ, तो आप लोग मुझे वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी ये पीडीएफ चाहिए, टेलीग्राम पे लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पर टेलीग्राम का लिंक जो है वो मिल जाएगा इस डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। उसको डाउनलोड करो और लिंक को क्लिक करो और वहाँ पे पहुँचो, और वहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। थैंक यू बच्चों, बाय बाय, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। आप अपने पेरेंट्स को प्राउड करो, टीचर्स को प्राउड करो, ठीक है। तो बहुत अच्छी फीलिंग होगी। थैंक यू, बाय बाय।